राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनटीए नेट के सिलेबस में लगी हुई यूनिट 7 की कहानी धुलाई वाली को पढ़ने वाले हैं। तो पेन कॉपी आप लेके बैठिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कोटेशन उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, जिससे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम न लगे एग्जाम के टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, धुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा लिखी गई 1907 में। ये कहानी कब लिखी गई थी? 1907 में, 97। सरस्वती पत्रिका में लिखी गई थी, मतलब संग्रहित प्रकाशित हुई थी। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गौदलिया की तरफ आ रहा था। ठीक है, ये कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कहानी का शुभारंभ कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है। तो काशी जी, पहला ही स्थान किसका आ गया है? काशी। नोट डाउन करते रहिए, करते चलिए। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे हाथ में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुगनी की एक पुड़िया थी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि एनटीए के पूछने का नजरिया जो है क्वेश्चन बनाने का, तो पता नहीं कहाँ से कुछ भी उठा के पूछ रहा है। तो ये पूछ सकता है कि एक हाथ में उसके क्या, कौन सी चीज थी, कौन सी वस्तु थी। तो एक हाथ में एक मैली सी तौलिया, तौलिए में लिपटी हुई भीगी धोती, ठीक, और दूसरे में सुरती, दूसरे हाथ में क्या थी? सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुगनी की एक पुड़िया। दोनों हाथों का वर्णन कर दिया। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। जब वो स्नान करके आ रहा था तो उस समय दिन के कितने बज रहे थे? 11 बज रहे थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ऊपर फर्स्ट कोटेशन से ही हो जाएगा कि काशी धुलाई वाली कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है। ठीक है ना, या स्टार्ट का मतलब पंक्तियां कौन सी है आरंभ की। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि उसके दूसरे पहले हाथ में क्या था, उसके दूसरे हाथ में कौन सी वस्तु थी। ठीक, और उस समय जब स्नान करके लेखक आ रहा था, लेखक नहीं, यहाँ कौन आ रहा है? बंशीधर की बात हो रही है। बंशीधर जब नहा करके आ रहा था तो समय कितना था, उस समय कितने समय पे आया था वो नहा के। ठीक है ना, तो दिन के क्या कितने बज रहे थे? 11 बज रहे थे। गौदौलिया की बाईं तरफ से अगली गली है, उसके भीतर एक और गली, थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वायोपयोगी भी थी, मतलब ऊपर की जगह उपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कह करके पुकारा। अब एक पात्र का भी नाम आया है, बंशीधर का भी नाम गौड़ है, अभी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन सीता सीता आया है। अब ये सीता कौन है? इसकी साली है, आगे इसका वर्णन करिए। कह करके पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। ठीक, वो सीता कितने वर्ष की थी? तो सीता 10 वर्ष की थी, बालिका थी। ठीक है ना, खड़ी हुई। तब पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। बंशीधर क्या बोले? सीता जा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नबीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होगी होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना होगा। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर कहाँ से आ रहा है? कलकत्ते से। ठीक, पहले काशी का नाम आया था, अब कलकत्ते का आया है। ठीक, दो दो स्थानों का जिक्र अभी आ गया इसमें।
पेन कॉपी में नोट करते चलिए। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। अब उस अपनी बहू मतलब बीबी को कहाँ से लेके आ रहा है? आगरे से। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है, मतलब वो खत भेजा है। अब हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। काशी हो गया, कलकत्ता हो गया, आगरा हो गया, अब मुगल सराय। मुगल सराय में ये लोग मिलेंगे, से मुगल सराय से ही इलाहाबाद को साथ में चलेंगे। ठीक, तो काशी, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद, 4 नाम आ गए स्थानों के। अरे डाउन हो रे भाई। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। अब बस करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी करके चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे कर आवे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ ही जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्या किस बात से? उसकी हंसी से और किससे? हंसी ठहाका भी राह में अच्छी लगती है, उसकी हंसी मुझे भाती नहीं। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियां काढ़ रही थी कि इतने में ना जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए फुआ, ए फुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। नोट डाउन कर लेना ये कौन चिल्ला रहा है? कह रहा है नवल कह रहा है, फुआ, ए फुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। ये कोटेशन पूछा जा सकता है कि कौन कहा था, तो कौन बोला था? ये नवल। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी, सही बोली। वे बोली हो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगती है। इस बात से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ियां क्यों खाने लगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बंसीधर कह रहा है कि बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि तू वो बेचारी रोटी तो खाती नहीं, पूरी क्या खाने लगी। ठीक, नवल की है। नवल और जानकी के बीच संवाद चल रहा है। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। ठीक है, ये भी कोटेशन इम्पोर्टेंट है। तुम भैया के पास जा मैं भैया के पास जा रहा हूँ, तुम वैसे नहीं, इसको रहने दो, छोड़ दो। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी लड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अब बंसीधर की बात हो रही। अब बंसीधर, अब नाम आ गया ना, ये यही है। स्टार्टिंग में दशास में काशी से जब घाट से स्नान करके निकलता है, उसका नाम क्या था? बंसीधर। मोस्ट है। ठीक, बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ठीक, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, लेकिन रिश्तेदारी से ज्यादा ख्याल इनका क्या है? अधिक मित्रता में है। दोनों गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो काबिल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों एक जान दो काबिल हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदाई की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद दिला देती थी। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। 1 बजे स्टेशन जा रहे हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने बजे जा रहे हैं? तो 1 बजे वो स्टेशन का समय आ गया। अब गाड़ी इक्का लाने कौन जाए? गाड़ी और इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2 4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप ने ना रहने से काम बिगड़ गया, मतलब ससुर नहीं है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2 4 खुशामदी घेरे रहते हैं, छूछे को कौन पूछेगा। एक कहारिन है जो भी इस समय कहीं गई है। साले साहब, एक कहारिन भी है। ठीक है ना, इसमें पात्र, ये भी नोट डाउन कर लेना। साले साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से लगे रहते हैं।
31 पर भी आप कहने लगे मैं ही जाकर धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती है, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना होता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, इसमें उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही। ठीक है ना, 1.5 रुपया उसके पास, मतलब 1.5 रुपया जब मांगता है तो वो इक्का में, पहले क्या सोचता है पालकी में जाएंगे, तो पालकी की कीमत कितनी हो जाती है, 1.5 रुपया। 1.5 रुपया किराया हुआ बताता है। तब बंसीधर सोचता है चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ आस असबाब था इक्के पर रख करके आप ही बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विफलता से रोती हुई इक्के पर आ बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, ये भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है। इस संसार में अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी की, सिकरौल स्टेशन का पहला स्टेशन कौन सा आया है नाम, सिकरौल। ठीक, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी। और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कह करके पछता से उठी। इक्के वाले से कान बचा करके जानकी ने पूछा क्या हुआ। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी चुपचाप, दोनों चले जा रहे थे, अचानक से पड़ गई ना। कान बचाकर जानकी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल करके बिलायती ही पहना है। आप देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंसीधर जो था वो कौन सी धोती पहना था, तो वो बिलायती धोती पहना था। ठीक, और उसे पहन के कौन सी आना था, देसी पहन के आना था। नवल टक्कर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो अपने देश में, मतलब देसी लेंगे तो अपने ही देश में रहेगा। बिलायती में मतलब जो पहनता हूँ तो वो स्वदेश में, पैसा विदेश में जाता है। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने से काम है क्या, यह बुरी बात है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योरे दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले अगर मैं ड्योरे दर्जे का ही टिकट लूं तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के वाले की सवारी इतने देखकर मतलब उसने ऐसा कहा था। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंच गए। राजघाट पहले कौन सा, एक तो सिकरौल का स्टेशन आया था ना, सिकरौल के बाद कौन सा आ गया है, राजघाट। राजघाट को पार करके मुगल सराय पहुंचे। तीसरा स्टेशन कौन आया, मुगल सराय। राजघाट को पार किए, सिकरौल पार किया, राजघाट पार किया, अब कहाँ आ गए थे, मुगल सराय पहुंच गए थे। मुगल सराय पहुंच गए थे। मुगल सराय पहुंच गए थे। वहां कुल
वहां पुल लांघ करके दूसरे प्लेटफार्म पे जा बैठे। अब नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गाड़ी में संभालने गठरी को संभाल कर लादने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं अता पता ही नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी ही चिट्ठी लिखी और आप ना आया। मुझे तो अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनाना गाड़ी में बैठा दिया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योरे का था, पर ड्योरे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था। ड्योरे दर्जे का दर्ज मतलब हर डिपार्टमेंट का बॉक्स जो है वो अलग अलग होता है ना, जैसे एसी हो गया, जनरल हो गया, ठीक। तो इस तरह से ड्योरे दर्जे का जो कलकत्ता मतलब ड्योरे दर्जे का तो इन्होंने लिया था, लेकिन वहां क्या था, कलकत्ते वाले बैठे हुए थे मुसाफिर, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरे में मिलाकर के 10-12 ही स्त्री पुरुष बैठे थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंच गई। अब कहाँ पहुंचे? मिर्जापुर। मुगल सराय से मिर्जापुर। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा नहीं मतलब पेट पूजा नहीं हुई है। बिना ही खाए बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसीलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्पे से हाथ मुंह धो करके एक खोचे वाले से और थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने अपने उन्होंने ठिकाने पहुंचाया, मतलब बैठ के खा रहा। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। पूछने पर वही बात हुई। वह तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योरे में जाकर बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक अधिक दिख पड़े। आ, आगे वालों में एक उतर भी गया था। जो अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, हाथ पांव घूंघट एक लंबा हाथ घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भक्त पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके 3 घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचका करके थोड़ा सा मुंह खोलकर जगले के बाहर जा देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांपसी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी का क्या परवाह। वह अपनी गति स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भी भीड़ न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक तो उसके पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन हो, देखो रोवत करत हईन। दूसरी बोली, अरे दूरस दूरस गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बहु रही, ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तब हो भले भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुर चढ़ी हऊ ना? इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहाँ 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 उतरबू हो? आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गुइया?
पहली, अरे नाही जानत हो प्रयाग जी जहाँ मनई के मकर नहाय जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, जानी ले काहे के नाही, तोहरे 5 के धर्म में 4 दई नहाय चुकी हैं। ऐसे हो सोमवारी और अगहन दाका दाका लगा रहा, तनऊ तोहरे काशी जी नहाय गए रहे। पहली, आवे जाए के तो सब आउते जाता बाटे, हुन यह साइत तो बिचारो विपत्ति में ना पड़ बटिलिन। हे हम पंचे हई राजघाट टिकस करौनी, मोगल के सराय उतरही, हो न पुन चढ़ी लेहिम। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरत मोही संगे रही, दकौने टिकसनिया पर उसके मलिकवा उतर गए, दुरही गड़िया भूली खुली, अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए। ए साहब गड़िया खड़ी करा, ए साहब गड़िया तनी खड़ी करा, भला गड़िया दहिनिया काहे के खड़ी हो। पहली, ऊ मेहररूबा बड़ी उजवक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेल गड़िया कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे भर वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक एक करके अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट किया करती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पले वाय का नाही हो, साहेबा सुन तो कलकत्ते ताई तई ले मसूलिया ले, अरे इहाँ तो नाही की दूर से आवत रह लेना, फगरागत के बदे उतर लेना। चौथे, हम तो इनके संग के आदमी के दिखवे हैं, दिखबो ना की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजे के टोपी दिहरे रहलेन। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब गए। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक इन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्री है, जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें उनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बात से उन स्त्रियों की बाक धारा दूसरी ओर चल पड़ी। हाँ, यह बात तो सही भली कहे भैया। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू के कुछ कही, अरे एक के करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए, क्योंकि सो मैं नहीं बतला सकती। इस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय पे कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक ही स्त्री थी जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जो दुलाई थी उस पे किसकी छीटें थी, तो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े बैठी थी। ठीक है, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल करके बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिला करके आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी ना कोई आया तो क्या करूंगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित महिलाओं ने फिर मुंह खोला। कहा, भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओकर ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठाए दिहन और आपुहिया तनव टिकस लइके चल दिहलन। किसी आदमी ने तो यह तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमारा साझा। इसकी बात इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उसने उन्हें कहा कि उसको भी अपने संग उतार लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर भी उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठा करके जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहा पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़ते हो। दोनों लाइनें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोटेशन। ठीक है, कि कौन कहा है, जानकी भी, उनको भी अपने संग उतार लो। ठीक है ना, ये किसने कहा था, बंसीधर और
वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। ये कौन कहता है? जानकी। पर बंसीधर न माने। उन जानकी को और उस भद्र महिला को एक बिठाने ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे वे सब कहाँ गई, यह कह करके चारों तरफ देखने लगे, कहीं नहीं पता चला। पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी शाइत में घर से निकलते ही एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही इन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे कहीं गया अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो, नहीं तो मैं सब हाल सुन लूंगा, तब जाऊंगा, तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर में नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चलता आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योरे दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैंने तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा, फिर थोड़ा और देख लूं। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे साथ गुणबान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था। हम और हम तुम दोनों गाड़ी में ही थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इस बातचीत करते करते दोनों इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बहुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया नहीं आवे। खैर, दोनों मित्र मंडली अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस तरह से दुलाई वाली कहानी का समापन होता है। तो प्लीज, अगर समझ में आता है तो चैनल को मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।